नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे नायक की कहानी में जरा गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही आप जानते हैं, वीरता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, ये सारी भावनाएं एक साथ जाग उठती हैं। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो आज भी गूंजता है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता की अमर गाथा, ये उनके जीवन के कई, मुझे लगता है, महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखती है। ये सिर्फ लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है, वो जज्बा जिसने कभी हार मानी ही नहीं। राजस्थान की वो वीर भूमि, वहां से निकले प्रताप का जीवन, ऐसा लगता है जैसे भारत की स्वतंत्रता की जो इच्छा थी उसका पहला सुनहरा अध्याय हो। चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रताप की कहानी ना वो सिर्फ मेवाड़ या उस जमाने तक की बात नहीं है। ये उस विचार की कहानी है जो किसी भी बड़ी ताकत, किसी साम्राज्य के सामने अपने आत्मसम्मान, अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखता है। सही कहा। उनका संघर्ष क्यों, मतलब पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना, आज हम शायद इसी की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? उनके जन्म और शुरुआती माहौल से करते हैं। हाँ, सही रहेगा। महाराणा प्रताप का जन्म, जैसा कि पता है, 9 मई 1540 को हुआ। जगह थी कुंभलगढ़ दुर्ग, राजस्थान। कितना भव्य किला है वो। अभेद्य। बिल्कुल। और पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो खुद ही मुगलों से लगातार लोहा ले रहे थे, और माँ महारानी जयवंताबाई। हाँ, उनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान और धार्मिक थीं। जी। और प्रताप का बचपन वो महलों वाली शानो शौकत से थोड़ा अलग था, है ना? ज्यादातर वक्त तो युद्ध की तैयारी में भी था। हाँ बिल्कुल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, यही सब उनके खेल थे। कहते हैं कि उनमें न्याय की भावना और आजादी का जुनून वो बचपन से ही था। एक किस्सा भी तो है उनके बचपन का जो अक्सर सुनाया जाता है, वो तलवार वाला। हाँ, कि 12 साल की उम्र में ही अभ्यास करते हुए उन्होंने लोहे की तलवार से एक ही बार में लोहे की ढाल को चीर दिया था। सोचिए, 12 साल की उम्र में। जी। तो उनके गुरु ने भी तभी कह दिया था कि ये बालक, ये जरूर भारत के गौरव की रक्षा करेगा। एक भविष्यवाणी जैसी। और उस समय का जो राजनीतिक माहौल था वो भी जानना जरूरी है। मतलब प्रताप जब बड़े हो रहे थे तब क्या चल रहा था? बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, आगरा, गुजरात, बंगाल, सब तरफ। बिल्कुल। लगभग पूरा हिंदुस्तान एक तरह से मुगल परचम के नीचे आ चुका था। लेकिन एक कांटा था। मेवाड़। मेवाड़, वो राज्य जिसने अकबर की अधीनता, उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की थी। महाराणा उदय सिंह ने साफ मना कर दिया था। और उसका नतीजा फिर भयानक हुआ, चित्तौड़गढ़ का पतन। हाँ, 1567 अकबर ने जबरदस्त हमला किया। उदय सिंह को तो परिवार के साथ गोगुंदा जाना पड़ा, सुरक्षित जगह पर। लेकिन चित्तौड़ ने जो बलिदान दिया, जौहर और केसरिया, हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद गईं, और वीर राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना, मतलब अंतिम लड़ाई, और लड़ते लड़ते जान दे दी। ये सब प्रताप ने देखा होगा या सुना होगा? उन पर क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है, ये सिर्फ एक हार नहीं थी उनके लिए। ये उनके मन में एक आग बन गई, एक प्रण कि चित्तौड़ वापस लेना है, मेवाड़ को आजाद कराना है। ये उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। बिल्कुल। और फिर 1572 में जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ, तब गद्दी का सवाल उठा। हाँ, थोड़ा विवाद हुआ था। कहते हैं कुछ दरबारी उनके छोटे भाई जगमाल को राजा बनाना चाहते थे, शायद इसलिए कि वो अकबर से बना के रखना चाहते थे, संघर्ष नहीं चाहते थे। शायद यही वजह रही होगी। जगमाल का झुकाव अकबर की तरफ था, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर मेवाड़ के जो सरदार थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने साफ कर दिया, कहा कि मेवाड़ का राजा वही बनेगा जो इसकी आजादी के लिए लड़ेगा, जो इसकी रक्षा करेगा। और तब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। जी, 28 फरवरी 1572 गोगुंदा में। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी होस्ट, ये जैसे मेवाड़ की आत्मा फिर से जाग उठी हो। और उन्होंने गद्दी पर बैठते ही वो मशहूर प्रतिज्ञा ली। हाँ, वो प्रतिज्ञा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है, कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं ले लेता, सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, नरम बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, महलों में नहीं रहूंगा, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा। ये उनका संकल्प था। कमाल है। यहीं से फिर वो दौर शुरू हुआ जहां एक तरफ अकबर की कूटनीति थी और दूसरी तरफ प्रताप का दृढ़ संकल्प। बिल्कुल आमने सामने। अकबर का लक्ष्य तो साफ था, पूरा हिंदुस्तान, और मेवाड़ उसमें एक रोड़ा था।
तो उसने कोशिशें की होंगी प्रताप को मनाने की। हर तरह की कोशिश, प्रस्ताव भेजे, कहा भाई हमारी अधीनता मान लो, राजा बने रहो, मेवाड़ तुम्हारा, खूब पैसा, इज्जत, दिल्ली दरबार में ऊंचा पद, मनसब सब देंगे। और दूत भी बड़े बड़े भेजे थे ना। हाँ, सबसे काबिल लोग भेजे, आमेर के राजा मानसिंह, राजा भगवंत दास, यहां तक कि अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को भी भेजा। और उन मुलाकातों में क्या हुआ? वो मानसिंह वाली घटना का जिक्र आता है अक्सर। हाँ, कहते हैं कि जब मानसिंह मिलने आए तो प्रताप खुद भोजन पर नहीं गए, अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। अच्छा, क्यों? और कहलवाया कि मैं किसी ऐसे राजा के साथ खाना नहीं खा सकता जिसने अपनी बहन का ब्याह एक विदेशी शासक से किया हो। ओहो, ये तो सीधा अपमान था। बिल्कुल, कूटनीतिक थप्पड़ कह लीजिए। हर बात प्रताप का जवाब एक ही था, मेवाड़ आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा, अकबर का झंडा यहाँ नहीं लहराएगा। तो जब समझाने से, लालच से, दबाव से, किसी चीज से बात नहीं बनी, तब अकबर ने तय किया कि अब तलवार ही चलेगी, अब इस स्वाभिमान को ताकत से झुकाना होगा। और बस यहीं से हल्दी घाटी के युद्ध की जमीन तैयार हो गई। हल्दी घाटी 18 जून 1576, ये तारीख इतिहास में दर्ज है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, ये दो सोच की लड़ाई थी। एक तरफ साम्राज्य बढ़ाने की जिद, दूसरी तरफ अपनी मिट्टी, अपनी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का जज्बा। और वो जगह, हल्दी घाटी, अरावली की पहाड़ियों के बीच वो तंग दर्रा, मिट्टी पीली हल्दी जैसी। हाँ, इसीलिए नाम पड़ा। सेनाओं में तो बहुत फर्क था। जमीन आसमान का। प्रताप के पास मुश्किल से 20,000 सैनिक, उसमें राजपूत तो थे ही, साथ में भील आदिवासी थे जो कमाल के तीरंदाज थे और जमीन को जानते थे। हाँ, उनका साथ बहुत अहम था। और दूसरी तरफ अकबर की शाही फौज, करीब 80,000 सैनिक, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मानसिंह और आसफ खान। अच्छा, तो युद्ध शुरू होने से पहले प्रताप ने अपनी सेना से कुछ कहा होगा। बिल्कुल, जोश भरा कहा, आज मेवाड़ की लाज तुम्हारे हाथ में है, याद रखना हम कम हैं पर साहस में कम नहीं। और फिर वो अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर ऐसे टूटे। चेतक, उसका जिक्र तो आएगा ही। कहते प्रताप ने सीधा मान सिंह के हाथी पर वार किया था। हाँ, अपने भाले से ऐसा जबरदस्त वार किया कि हाथी का हौदा जिसमें मानसिंह बैठा था वो हिल गया। महावत मारा गया। मानसिंह तो कहते हैं हौदे में नीचे छिप गया, तब जाकर बचा। बाप रे। लड़ाई बहुत भयानक थी, दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। प्रताप की सेना ने बहादुरी की मिसाल पेश की, लेकिन संख्या बल बहुत ज्यादा था मुगलों का। हाँ, और उनके पास तोपें भी थी, तो खुले मैदान में ज्यादा देर टिकना मुमकिन नहीं था। तो सामरिक रूप से ये जरूरी हो गया कि वो पीछे हटे, पहाड़ियों में जाएं, जहां दुश्मन की बड़ी सेना और तोपें उतनी कारगर ना हो। बिल्कुल, ये हार नहीं थी, ये लड़ाई जारी रखने की एक रणनीति थी। आप कह सकती हैं कि ये गुरिल्ला युद्ध की तरफ पहला कदम था। और हल्दी घाटी की बात हो और चेतक का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कभी नहीं। वो वफादार घोड़ा, उसकी कहानी तो अलग ही है। ये लड़ाई से ज्यादा भावनाओं की बात है। कहते हैं जब प्रताप घायल हो गए और मुगल सैनिक उन्हें घेरने लगे, तब चेतक ने जो किया वो अविश्वसनीय है। वो अपने मालिक को बचाने के लिए दुश्मनों को चीरता हुआ भागा, और रास्ते में एक बहुत बड़ा बरसाती नाला था जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। हाँ, कहते हैं 22-25 फीट चौड़ा। उसे चेतक एक ही छलांग में पार कर गया। कमाल है। लेकिन उस छलांग में उसका एक पैर शायद किसी पत्थर से टकराया और बुरी तरह जख्मी हो गया। उसने प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचा तो दिया, लेकिन फिर ज्यादा देर जी नहीं पाया और वहीं प्रताप की गोद में दम तोड़ दिया। जी। कहते हैं प्रताप अपने उस साथी के लिए बच्चों की तरह रोए थे। कहा था, चेतक तू सिर्फ घोड़ा नहीं था, तू मेरे संघर्ष का साथी था। आज भी हल्दी घाटी के पास उसकी समाधि है ना, बलीचा गांव में। हाँ है, उस मूक वीर की कहानी कहती है वो समाधि। हल्दी घाटी के बाद तो प्रताप का जीवन और भी मुश्किल हो गया होगा। बहुत ज्यादा। मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा मुगलों के पास चला गया। प्रताप को परिवार और जो थोड़े बहुत सैनिक बचे थे उनके साथ अरावली के जंगलों और पहाड़ों में भटकना पड़ा। ये वनवास का दौर था एक तरह से। बिल्कुल, और भयानक कष्टों का दौर। कई दिन खाने को नहीं मिलता था। हाँ। हालात इतने बुरे हो गए थे कि बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ी। हाँ, वो किस्सा बहुत मशहूर है कि एक जंगली बिल्ली उनकी बेटी के हाथ से वो घास की रोटी भी छीन कर भाग गई थी। हाँ, और वो भूख से रोने लगी। कहते हैं ये देखकर प्रताप का दिल भी पसीज गया था। एक पल को शायद कमजोर भी पड़े, लेकिन संकल्प नहीं तोड़ा। और तभी भामाशाह सामने आए। एक देवदूत की तरह। उनके बचपन के दोस्त भी थे और मंत्री भी।
भामाशाह ने अपनी और अपने पुरखों की सारी दौलत, कहते हैं इतनी थी कि 25,000 सैनिकों की सेना 12 साल तक चल सकती थी, सोचिए। वो सारी संपत्ति लाकर प्रताप के कदमों में रख दी। कहा, महाराज, ये मेवाड़ की अमानत है, इसे इसकी रक्षा में लगाइए। ये तो अद्भुत था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक तरह से नई जान फूंकना था संघर्ष में। बिल्कुल, संजीवनी थी ये। इसी पैसे से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, हथियार खरीदे, और सबसे बड़ी बात, गुरिल्ला युद्ध नीति को लंबे समय तक चलाने के लिए साधन मिल गए। हाँ, फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। अब सीधे मैदान में नहीं लड़ना था। नहीं, अब शुरू हुआ छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में हमला करना। हाँ, छोटे छोटे दल बनाते थे, अचानक मुगल चौकियों पर हमला करते, उनकी सप्लाई लाइन, रसद काट देते, और इससे पहले कि दुश्मन संभाले, वापस पहाड़ों में गायब। रात का, पहाड़ी रास्तों का और भीलों के साथ का फायदा उठाते हुए। बिल्कुल, और ये रणनीति बहुत कामयाब रही। मुगल सेना परेशान हो गई, उनके सैनिक डर में जीते थे कि पता नहीं कब कहां से हमला हो जाए। और धीरे धीरे प्रताप ने इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। हाँ, एक एक करके। देवर की लड़ाई, जिसे दिवेर भी कहते हैं, 1582 में, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहां प्रताप की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह हराया। अच्छा। उसके बाद गोगुंदा, कुंभलगढ़, सादड़ी, कोलियारी, कई अहम ठिकाने वापस मेवाड़ के पास आ गए। तो मेवाड़ का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटा। बिल्कुल। अकबर ने और भी बहुत कोशिशें की, पर सब बेकार। प्रताप अब वो चट्टान बन गए थे जिसे अकबर तोड़ नहीं पाया। उन्हें लोग कहने लगे, अकबरी पिंजरों का शेर, जो कभी पकड़ा नहीं गया। और जीवन के आखिरी सालों में जब संघर्ष थोड़ा थमा, तो उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। हाँ, चावंड, ये जगह सुरक्षित थी, और यहां रहकर उन्होंने सिर्फ सेना पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक अच्छे शासक की तरह राज्य को फिर से बनाने का काम भी किया। मतलब सिर्फ योद्धा ही नहीं, प्रशासक भी थे। बिल्कुल। चावंड में उन्होंने किले तो बनवाए ही, लेकिन एक पूरा प्रशासन खड़ा किया। खेती को ठीक करने के लिए किसानों को मदद दी, सुरक्षा दी, व्यापार को बढ़ावा दिया। एक आत्मनिर्भर, एक सुसंस्कृत राज्य बनाने पर भी था। वो सिर्फ लड़ ही नहीं रहे थे। और उनका अपना जीवन कैसा था? बेहद सादा। अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक जमीन पर सोते थे, पत्तल में खाते थे, प्रजा के बीच रहते थे, उनके दुख सुख में शामिल होते थे। कहते थे, असली राजा वही है जो प्रजा के लिए जिए। इतना संघर्ष, और फिर अंत कैसे हुआ? अंत भी देखिए, सक्रिय रहते हुए ही हुआ। लगभग 57 साल के थे। चावंड के पास शिकार खेलने गए थे। वहां धनुष की डोरी खींचते वक्त कहते हैं कोई अंधुनी चोट लग गई। शिकार खेलते हुए? हाँ। और वो चोट फिर ठीक नहीं हुई, जानलेवा साबित हुई। और अपने आखिरी समय में उन्होंने बेटे अमर सिंह को बुलाया था। जी, और उनसे एक वचन लिया। कहा, वचन दो, मेवाड़ की आजादी को कभी जाने नहीं दोगे, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करोगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर प्रजा के हित में समझौता जरूरी हो तो करना, पर अपनी आत्मा मत बेचना। हाँ, ये भी कहा जाता है। शायद दोनों बातें कहीं। मूल बात स्वाभिमान और स्वतंत्रता की थी। और फिर 29 जनवरी 1597 को चावंड में उनका देहांत हो गया। हाँ, मेवाड़ का वो सूरज अस्त हो गया, लेकिन अपने पीछे वो त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की ऐसी कहानी छोड़ गए जो कभी अस्त नहीं हो सकती। सही कहा। उनका महत्व सिर्फ मेवाड़ या राजस्थान तक ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो पूरे भारत के लिए प्रतीक बन गए, स्वतंत्रता के, आत्मसम्मान के। उनका जीवन क्या सिखाता है हमें? यही कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, हिम्मत है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। असली हार हथियार डालने में नहीं है, असली हार हिम्मत हार जाने में है। और प्रताप ने कभी हिम्मत नहीं हारी? कभी नहीं। और ये बात भी दिलचस्प है कि सदियों बाद जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, हाँ, तो गांधी जी से लेके कई स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रताप के संघर्ष को याद किया, उनसे प्रेरणा ली। लोगों में जोश भरने के लिए उनका नाम लिया जाता था। और आज भी प्रताप कहीं न कहीं हमारे बीच हैं। वो जगह, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, चावंड, चित्तौड़, ये सब उनकी कहानी कहती हैं। बिल्कुल, ये मूक गवाह हैं उस जबरदस्त संघर्ष के। और राजस्थान के लोकगीतों में वो तो आज भी गूंजते हैं। अरे घास सरी रोटी, या उनकी वीरता के गीत। हाँ, उनकी मूर्तियां, तस्वीरें, कविताएं सब हमें याद दिलाती हैं कि आजादी और स्वाभिमान का कोई मोल नहीं। तो सार यही निकलता है कि महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे। हाँ, वो एक विचार थे, एक सिद्धांत थे। अपनी मिट्टी से प्यार, अपनी आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा, और किसी भी कीमत पर सिर न झुकाने का संकल्प। उनकी कहानी यही बताती है कि असली हार मैदान में नहीं होती। हार तब होती है जब आत्मा झुक जाती है, और महाराणा प्रताप की आत्मा कभी नहीं झुकी, इसीलिए वो अमर हैं।
हाँ, महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ता है और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। और ये बात हमें आज के समय में सोचने पे भी मजबूर करती है ना, किस तरह से? कि आज जब शायद बाहरी दुश्मन या साम्राज्य का वैसा खतरा नहीं है, तब हमारे लिए स्वाभिमान और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आज वो कौन सी चीजें हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिनके लिए हमें प्रताप की तरह अड़ जाना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, ये सवाल हर पीढ़ी को, हर व्यक्ति को शायद खुद से पूछना होगा। किन मूल्यों के लिए हम खड़े रहेंगे?